नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं और लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग के किस प्रॉब्लम के लिए हम किस डॉक्टर के पास जाएं। दिमाग के बहुत तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, किसे हम दिखाएं, किस लक्षणों पे या किस बीमारी पे हम किसके पास जाएं। जैसे वो कहे आप साहब साइकेट्रिस्ट हैं, तो आपके पास हम किस तरह की प्रॉब्लम होने पे आएँ। इसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, तो न्यूरो वाले डॉक्टर के पास कब जाएं। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके पास हमें किस स्थिति में जाना चाहिए, या न्यूरो सर्जन्स भी होते हैं। ये सभी कुल मिला के दिमाग के ही डॉक्टर गिने जाते हैं, लेकिन किसके पास कब जाएं ये नहीं पता हमें। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि हम कभी मिस गाइड नहीं हो या गलत जगह नहीं पहुंचे और हमारे मरीज का इलाज टाइम पे अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हर एक डॉक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइकेट्रिस्ट की बात करेंगे। तो साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु ट्रीट्स द सोल, जो व्यक्ति की आत्मा को या मन को जो ठीक करता हो, उसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो इससे हमें पता चल ही रहा है कि एक तो मन की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसके इलाज के लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ठीक है। दूसरा, जो भी व्यक्ति की जो साइकेट्रिस्ट के पास जाने लायक व्यक्ति होता है, उसके 3-4 तरह के लक्षण आ सकते हैं। एक तो अगर किसी व्यक्ति के थॉट्स में पहले से ज़्यादा चेंजेस हैं, यानी विचार में पहले विचार अलग थे, अब विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर, या तो वो अब पहले से बहुत ज़्यादा वहम करने लग गया है, किसी न किसी बात का वहम करके बैठा रहता है, लोग मुझे मारना चाहते हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, या मेरी पत्नी मेरे लिए फेथफुल नहीं है, या फला व्यक्ति जो है मेरे पे जादू टोना कर रहा है। इस तरह के विचार जो उसे पहले नहीं आते थे, वहम के विचार, पर अब वो आने लग गए हैं। या एक ही तरह के विचार बार बार आते हैं, जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, वो कहीं भी हाथ लगाएंगे, हाथ मेरे गंदे हो गए, धोखे आएंगे, धोखे आने के बाद फिर से उन्हें लगेगा कि हाथ तो ढंग से साफ नहीं हुए, फिर से वही विचार, हाथ गंदे हैं, फिर जाके हाथ धोएंगे। या मैंने ताला जो लगाया वो ढंग से नहीं लगाया, वापस जा करके चेक करके आएंगे, आके वापस बैठे थोड़ी देर में उनमें फिर वही विचार आएगा कि नहीं, ताला ढंग से चेक नहीं हुआ, फिर जाएंगे विचार के वशीभूत होके और फिर चेक करके आएंगे। या नेगेटिव विचार आते हों, मरने के संबंधित विचार आते हों, या इस तरह के विचार के मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, मैं तो सबसे बुरा इंसान हूं, इस तरह के नेगेटिव विचार उनके मन में आते हैं। तो ये सब तरह के विचारों की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है। सेकेंड पार्ट जो है वो है मूड, यानी किसी व्यक्ति का मूड पहले से अब परिवर्तित हो गया है। मूड को हिंदी में बोले तो मन पहले से अब परिवर्तित हो गया है। पहले तो नॉर्मल हंसी की बात हो रही हो तो हंसता था, दुख की बात हो रही हो तो दुखी होता था, लेकिन अब उसका मन जो है परिस्थिति के हिसाब से नहीं है, बल्कि अपना अलग ही चल रहा है। जैसे या तो कोई बहुत ज्यादा निराश बैठा है, उदास बैठा है, मन का खुश ना होना, ठीक है, या मन का अत्यधिक खुश होना, जैसे कहीं कोई डेथ हो गई या कहीं कोई टेंशन की बात है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं हो रही, वो तो अपना खुश ही बैठा है, हंसी खुशी की बातें कर रहा है, तो बेवजह ही अत्यधिक खुश होना मन का। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें निराश मन है यानी डिप्रेशन है, या अत्यधिक खुश मन है बिना बात कही, तो यानी मैनिक एपिसोड है। तो इस तरह की कंडीशन में जब व्यक्ति कहता है मेरा मन ठीक नहीं रहता, तो भी हमें उस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाना है। थर्ड जो पार्ट है वो है बिहेवियर। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जैसा भी सोचता है या जैसा भी उसका मन होता है, उसको हम कैसे पता करेंगे कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के विचार में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसके व्यवहार से हमें पता चलता है कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। सपोज कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, तो इसका मतलब उसके मन में जो है वो क्रोध चल रहा है, या उसके दिमाग में आप जिस व्यक्ति पे गुस्सा किया है उसके लिए कोई नेगेटिव बातें हैं उसके अंदर, तुम उसके व्यवहार से पता कर सकते हैं। या कोई चिड़चिड़ापन है, थोड़ी सी बात भी कोई कह दे, कोई मना कर दे, किसी काम के लिए टोक दें, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। तो इस तरह से जब उसका व्यवहार जो है पहले से अब वो बदल गया हो, तो भी उस व्यक्ति को हमें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाना होता है। और एक और जो ग्रुप होता है दोस्तों, जो कि लार्जली मिस हो जाता है,
बहुत कॉमनली मिस हो जाता है, जिनको लोग साइकेट्रिस्ट के पास न ले जाकर के किसी और ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो होता है फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। मतलब चिंता या तनाव जनित जो भी रोग हैं उसके जब फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी भी जब व्यक्ति को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो क्या होता है उसको, एक तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो जाती है। जैसे अगर आपके सामने कोई शेर आकर के खड़ा हो गया तो आपके हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाती है कोई भी टेंशन की छोटी मोटी बात सुनते ही। तो ये कहाँ चले जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं कि मेरे हार्ट में कोई दिक्कत है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, और ये गलती के मतलब भूलवश ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास चल जाते हैं। एक और होता है कि सांस की गति भी बढ़ जाती है, जब हमारे को कोई टेंशन होती है तो हमारी सांस फूलने लगती है, ठीक है, सांस फूलती है, तो लोग बाग जो है गलती से जो है पल्मोनरी मेडिसिन वाले डॉक्टर, सांस के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जबकि ये भी एक सांस की गति बढ़ना अचानक से, ये भी एक लक्षण एंजाइटी का होता है। तीसरा जो एक लक्षण होता है वो है ट्रेमर्स, हाथों में कंपन। जब भी घबराहट होती है बहुत तेज तो हाथों में पैरों में हमारे कंपन होना शुरू हो जाता है। उसको लोग बाग कई बार पार्किंसन समझ के या कोई और न्यूरो की प्रॉब्लम समझ करके और न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, जबकि है ये वास्तव में एक साइकेट्री का सिम्टम। चौथा जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है गैस्ट्रिक अपसेट। दोस्तों ये वो लक्षण है जो लार्जली मिस कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये एक मानसिक रोग का लक्षण है। जैसे ही स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो हमारे पेट में मूवमेंट बढ़ जाती है, जो पेट है उसकी मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है, पेट के अंदर आंतों की गति बढ़ जाती है, उस वजह से पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। टेंशन की वजह से पेट सही नहीं रहता, कभी दस्त लगते हैं, कभी कब्ज हो जाती है, ऐसा लगता है खाना पच नहीं रहा, एसिडिटी महसूस होती है, पेट में जलन महसूस होती है, भूख नहीं लगती है। इस तरह के कई लक्षण जो पेट से संबंधित हैं वो अपीयर होते हैं, सामने आते हैं, किसमें, एंजाइटी डिसऑर्डर में, यानी चिंताजनक रोग में। और ये व्यक्ति क्या है, जो गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास जाते रहते हैं कि पेट की कोई प्रॉब्लम है, इनकी गैस्ट्रो से संबंधित सारी जांचें, सोनोग्राफी, लिवर की जांच, किडनी की जांच, सीटी स्कैन, सब कुछ नॉर्मल आया हुआ होता है, लेकिन ये पेट के सिम्टम्स की वजह से भूलवश ये पेट के डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, जबकि इनको आना साइकेट्रिस्ट के पास होता है। और एक और जो लक्षण होता है वो होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर कई बार जो प्रभावित आमतौर पे महिलाएं ही ज्यादा होती है, इसमें उनमें जो है वो बेहोश हो जाती हैं, अचानक से बेहोश हो जाती हैं, दांत जुड़ जाते हैं, या शरीर में पूरे में अकड़न आ जाती है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, भूलवश ऐसे लगता है कि अरे बेहोश हो गए, इनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर के चले जाओ, जबकि वास्तव में ये टेंशन के कारण, जब उस व्यक्ति को टेंशन सहन नहीं होती तो उसका दिमाग जो है वो एक तरह से शट डाउन हो जाता है। जैसे हम लैपटॉप को स्लीप मोड पे लगाते हैं ना, वैसे इनका दिमाग शट डाउन हो जाता है। तो ये भी भूलवश गलत जगह चले जाते हैं, जबकि वास्तव में ये टेंशन से होने वाला फिजिकल लक्षण है। एक और तरह की बीमारी होती है दोस्तों जिन्हें हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, ये भी एक एंजाइटी वाला रोग ही है, जिसमें क्या है, एंजाइटी के ये लक्षण नहीं आते कि धड़कन तेज होना, सांस फूलना, शरीर में कंपन होना, घबराहट, बेचैनी महसूस होना, बल्कि उनके क्या होता है, शरीर में अलग अलग तरह के दर्द निकल के आते हैं। कई जगह दर्द होगा, कभी वो कहेंगे सिर में दर्द हो रहा है, कभी वो कहेंगे कमर में दर्द हो रहा है, कभी वो कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, कभी वो कहेंगे सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, कभी वो कुछ और कहेंगे, कभी वो कुछ और कहेंगे। इस तरह उनके शरीर में कोई ना कोई लक्षण आता ही रहता है। कंप्लीटली नॉर्मल वो होते ही नहीं है। हर तरह की जांच उनकी नॉर्मल आती है, लेकिन बीमारी जो है वो साइकोलॉजिकल होने की वजह से ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो पाता। तो ये एक जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, यह भी इसके मरीज भी जिनकी जांचें सामान्य हो पर फिर भी लक्षण आते जा रहे हो, इनको भी हमें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाना होता है जी। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट के पास किसको जाना चाहिए? साइकियाट्रिस्ट जो होता है दोस्तों वो दवाई लिखता है,
किसी न किसी मेडिसिन से आपको ट्रीट करेगा, दवा लिख के देगा। जैसे सीवियर डिप्रेशन है, किसी को सुसाइड के विचार आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, तो उसको दवा ही दी जा सकती है, उसकी उस समय साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करा के उसका इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जैसे सपोज किसी को माइल्ड एंजाइटी है, यानी हल्की सी एंजाइटी है, या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, उनमें आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, बन नहीं रही है आपस में एक दूसरे के साथ, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हैं, या माइल्ड डिप्रेशन है, तो इन सब केस में काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट जनरली 45 मिनट से 60 मिनट्स तक का काउंसलिंग का एक सेशन लेते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार वो बुलाते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं लिखते, सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा आपके जो थॉट का पैटर्न है, अगर वो मरीज का गलत है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और फिर उसे सही सोचने का तरीका बताते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जिसमें काउंसलिंग बहुत अच्छा रोल रखती है। एक और है चाइल्डहुड साइकेट्रिक इलनेसेस, जो बच्चों में खास तौर पे पाई जाती हैं। वो उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा रोल होता है उसके ट्रीटमेंट में। जो भी बच्चों में कुछ मानसिक रोग होते हैं कई बार, तो उसमें भी जो है साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी हेल्प हमारी कर पाते हैं। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और दूसरा समय ज़्यादा लगने के कारण इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, बार बार आना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास, और इंडिया में वैसे भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। थर्ड हम बात करते हैं अब हम न्यूरोलॉजिस्ट की। बहुत से लोग जो हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पसंद करते हैं किसी भी दिमाग संबंधी प्रॉब्लम के लिए। तो न्यूरोलॉजिस्ट किसका इलाज करते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज हम न्यूरोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जो अगर उसकी ब्रेन की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट करेंगे। हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, वो नर्व्स हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, टच के सेंसेशन को, टेम्परेचर के सेंसेशंस को, वाइब्रेशन के सेंसेशंस को, ये इसको महसूस करना ये किसका काम है? नर्वस सिस्टम का काम है। तो अगर यहां प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई व्यक्ति को लकवा हो गया, अगर उसका राइट लेग और राइट हैंड ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे, या उसमें पावर उतनी नहीं है जितनी लेफ्ट में है, यानी लकवा हो गया, जिसे कुछ लोग अधरंग भी कहते हैं, तो ये कौन ठीक करेगा? कहाँ जाना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, वहाँ पर लास्ट में जैसे हाथ के कोनों में आते आते झंझनाहट हो रही है, पाँव में झंझनाहट हो रही है, तो ये जो न्यूरोपैथी है इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अल्कोहल की वजह से हो सकती है, विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। तो ये जो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं इनका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट से हम करवा सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है, वृद्धावस्था में होने वाले एक प्रॉब्लम है डिमेंशिया। इसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, व्यक्ति को पुराना तो सारा याद रहता है लेकिन नई चीजें वो याद नहीं रख पाता। कल रात को क्या खाया, कल मुझसे मिलने कौन आया, ये सब चीजें उसे याद नहीं रहती। तो डिमेंशिया का इलाज भी न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है एपिलेप्सी होती है, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो भी हम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, वो इसका इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे दिमागी बुखार है, मेनिंजाइटिस कहते हैं, एनकेफेलाइटिस कहते हैं, दिमागी बुखार की स्थिति में जो है न्यूरोलॉजिस्ट इलाज करते हैं। तो और न्यूरोलॉजिस्ट इलाज मेडिसिन से करते हैं, ये ऑपरेशन नहीं करते, ऑपरेशन वाले डॉक्टर नहीं है। जहां भी मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के दिखाना है। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल जो बचता है वो है न्यूरोसर्जन। जी हाँ दोस्तों, न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो लाइफ सेविंग डॉक्टर होते हैं, ये जिंदगी बचाने वाले होते हैं, जान बचाने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद सिर पे चोट लगी, सिर के अंदर खून का थक्का जम गया, ठीक है, या किसी का बीपी अचानक से बढ़ा और सिर की नस फट गई, सिर के अंदर खून इकट्ठा हो गया, तो उस समय क्या है, दिमाग पे प्रेशर पड़ने की वजह से उस व्यक्ति की जान जा सकती है। तब ये न्यूरोसर्जन के पास जाना होता है, और ये क्या है, दिमाग के अंदर तुरंत होल करके या बोन हटा करके
जो है वो प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, जो खून इकट्ठा हुआ है उसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये व्यक्ति की जान बचाने वाले डॉक्टर होते हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जन्स कहाँ काम आते हैं? जैसे कोई ब्रेन में ट्यूमर है, कोई गांठ है ब्रेन के अंदर, तो न्यूरोसर्जन उसका इलाज करते हैं। कैंसर वाले डॉक्टर भी साथ में देखते हैं। या फिर कोई ब्रेन में एब्सेस हो गई है, यानी पस कलेक्ट हो गई है ब्रेन के अंदर, उसको ड्रेन करना है, निकालना है, तो ये न्यूरोसर्जन का काम है। स्पाइन्स की सर्जरी, अगर जैसे कमर में दर्द रहता है किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा और उसकी एमआरआई कराई तो जो रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकल रही है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव है, तो ये दबाव अगर दवाई से इस दबाव के कारण होने वाला दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस दबाव को कम करने के लिए न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो सर्जरी करते हैं ताकि उस नस पे जो दबाव पड़ रहा है वो उसको कम किया जा सके। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आशा करता हूं आप समझे होंगे कि किस बीमारी के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम।